हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का जो एग्ज़ाम हुआ मैथ का, उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करते हैं। सही और सटीक क्या उसका उत्तर होते हैं प्रश्नों के, उनको अपने एक एक करके सभी प्रश्नों के हल को करते हैं। पहला प्रश्न खंड ए के अंदर, जिसके अंदर अपने को पता था कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दे रखे होते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा कि 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल बताना था। तो इसके अपने को 196 के इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड रफ पेज पे करके, और उसके बाद जो इसकी घातें यहाँ 2 गुणा 2 बन रही है 7 गुणा 7, यानी कि 2 की घात 2 और 7 की घात 2 हो जाती है। और इनके ऊपर ये जो 2 घातें आ रही हैं, यानी कि 2 की घात 2 और एक 7 के ऊपर 2 घात है, इन घातों को इसने योगफल पूछा तो इनका योगफल आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान, तो जब मूल समान होते हैं तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो यहाँ से b का मान अपने दे रखा है माइनस का k, a का मान अपने पास 1 है और c का मान आ जाएगा 4। ये मान इसके अंदर रखते हुए, यानी कि b का मान k स्क्वेयर माइनस 4 गुना a का मान और गुना में c का मान, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, माइनस के 16 इधर लेके आएंगे प्लस के 16 हो जाएंगे। तो k स्क्वेयर बराबर 16, k के ऊपर से स्क्वेयर हटाएंगे 16 के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान, और 16 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस का 4 होता है। तो इसलिए इसका द नंबर उत्तर सही है। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर, तीसरे पॉइंट पूछा है कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी बतानी है। तो y अक्ष से दूरी इसकी हो जाएगी 3। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो अगर इसके अंदर अपने x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रखते हैं तो 3x का मान 1 आ जाएगा प्लस 2 और y का मान हो जाएगा 4। 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 होते हैं 11, जो कि इसको सही तरीके से उत्तर आ रहा है। तो इसका ए नंबर जो ऑप्शन है 1,4 वो अपना सही है। पांचवें पॉइंट के अंदर पूछा कि 3 रूट 3 एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस रूट 3 का विभक्तिकर होगा। विभक्तिकर का मतलब अपने को बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान बताना था। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये विभक्तिकर डी का पूछ रहा है अपने को। तो बी का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 10 माइनस 4 गुणा ए का मान दे रखा है 3 रूट 3 और सी का मान भी √3 दे रखा है। 10 का वर्ग करेंगे 100, इसका अपने गुणा करेंगे तो √3 का जब √3 के साथ ही गुणा होगा तो वो 3 हो जाएगा। 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, और 9 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। और 100 में से अगर अपने 36 माइनस करते हैं, 100 में से 36 माइनस कर देंगे तो अपने पास जो 64 है, द नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद छठे पॉइंट के अंदर अपने को यदि 18ab और अपने को -3 समांतर श्रेणी है तो a प्लस बी का मान अपने को बताना है। तो प्रश्न में a का मान अपने को दे रखा है 18 और चौथा पद दे रखा है जो कि a4 है। 4 नंबर चौथा पद है वो -3, तो a4 को लिखा जाएगा a प्लस 3d बराबर -3। a का मान 18 दे रखा है, प्लस में 3d बराबर -3 हो जाएंगे। प्लस के 18 इधर लेके गए तो माइनस के 18, 18 और 3 होते हैं 21, और ये 3 गुना में है वो आ जाएगा बटे में, 21 में 3 का भाग देंगे 7, यानी कि जो डी का मान है वो अपने पास -7 आ चुका है। उसके बाद अपने को दूसरा पद एक तो निकालना है, यानी कि ये 2 नंबर वाला पद ज्ञात करना है और एक ये 3 नंबर वाला पद ज्ञात करना है। तो a2 को लिखा जाएगा a प्लस डी। ए का मान प्रश्न में अपने को पहले ही दे रखा है 18, डी का मान अपने ज्ञात कर लिया -7, 18 में 7 घटा देंगे तो जो ये जो पहला a है इसका मान आ जाएगा 11। इसी प्रकार से तीसरे में दे रखा है a प्लस 2d। तीसरा पद अपने को प्रश्न में b दिया है, a का मान 18, 2 गुना d का मान 7 है, 7 दूनी 14, 18 में से 14 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि ये जो a है इस a का मान तो अपने पास आ चुका है 11, और ये जो b है इसका मान आ चुका है 4। इसने a प्लस b पूछा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 15 होता है। इसके बाद 7वें पॉइंट में 3 sec 45 डिग्री और cos 45
तो 3 का 3, सेक 45 का मान √2 होता है, कोस 45 का 1/√2, ये √2 से √2 कट जाएगा, 3 एकम 3 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 8वें पॉइंट में वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो जो त्रिज्या की दुगुनी होती है उसको व्यास कहते हैं, बैड नंबर ऑप्शन सही होगा। 9वें पॉइंट में एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 का 2 पाई का मान, आर का मान 3.5, ये 7 से कट जाएगा 0.5 पे, 22 को 2 से गुना करेंगे 44, और 44 को अपने 0.5 से गुना कर दें तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर 10वें पॉइंट में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 486, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 486, 6 इसके बटे में आ जाएगा, 486 में 6 का भाग देंगे 81, और ये स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल, और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो जो भुजा की माप है वो क्या हो जाएगी, घन की भुजा 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 11वें पॉइंट के अंदर अपने को बहुलक पूछा है, तो बहुलक इसमें 4 है, वो सबसे ज़्यादा बार 4 आ रहा है, इसलिए इसका बहुलक 4 होगा। 12वें पॉइंट में एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने का, तो 4 से बड़े अंक 2 होते हैं, 5 और 6, तो 2/6, और 2 को इससे काटेंगे तो ये 1/3 अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद पहले पॉइंट के रिक्त स्थानों के अंदर 95 और 152 का HCF ज्ञात करना है, तो 95 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे अपने इस तरीके से, 152 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और उसके बाद इसका HCF अपने को निकाल देना है। तो HCF अपने पास इसमें आ जाएगा, HCF निकालना है तो HCF होता है जो दोनों में कॉमन आता है, तो कॉमन का जैसे इसके अंदर भी 19 आ रहा है, इसके अंदर भी 19 आ रहा है, तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये जो निकल गया था वो LCM था 760, तो अपने को HCF पूछा जो कि 19 है। उसके बाद दूसरे में वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। थर्ड पॉइंट है कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो कोस 45 का जो मान है वो 1/√2 होता है, उसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। उस वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो इसका खाली स्थान में आ जाएगा स्पर्श बिंदु। फिर 5वां खाली स्थान है, उसके अंदर अपने को x का मान ज्ञात करना है, जिसका अपने को समांतर मध्य दे रखा है 9, समांतर माध्य 9, तो समांतर माध्य निकालने के लिए इन सभी को जोड़ा जाता है, यानी कि 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 प्लस x, तो ये अपने लिखा जाएगा यहाँ पे 21 प्लस x, और ये 4 संख्या है बटे में 4, और बराबर में अपने को माध्य दे रखा है 9, ये बटे वाला 4 इसके गुणा में चला जाएगा, 9 चौका 36 प्लस के 21 माइनस के 21 हो जाएंगे, 36 में से 21 घटाएंगे तो x का मान अपने पास आ जाएगा 15। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, तो इस तरीके से 7 योग आने की संभावना ये बनती है दो पासों को एक साथ फेंकने पर। ये 6 परिणाम बनते हैं, अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36, 6 के पाड़े से कट जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न जो कि अति लघुत्रात्मक टाइप का 1 नंबर के प्रश्न है, इसके अंदर बोला है के किस मान पर समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, तो अनंत हल होने की जो कंडीशन है वो होती है अपनी a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अपने को c1 और c2 के मान तो 0 दे रखे हैं, और a1 का मान अपने पास आ जाएगा 3 बटे में a2 का मान k, बराबर में b1 का मान -2, b2 का मान 5, तिरछा 5 का इस 3 के साथ गुणा करें तो 5 तिये 15, 5 तिये 15, और 2 का k से यानी कि -2 का k से गुणा करें तो -2 k, और ये k का उत्तर निकालना है इसलिए 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो k बराबर अपना आ जाएगा 15/-2। फिर दूसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है, तो ये आ जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac, और उसके नीचे आ जाएगा 2a, ये इसका सूत्र आ जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट में 5वां पद होगा, तो 5वें पद आ जाएगा a5 बराबर a + 4d।
फिर आगे है समरूप आकृतियों को परिभाषित करना है, तो समरूप आकृतियों की परिभाषा अपने को लिखनी है। ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान होता है परंतु माप भिन्न भिन्न होती है, समरूप आकृतियां कहलाती है। यानी कि जो देखने के अंदर अपने को एक जैसी दिखाई देती है लेकिन उसका माप है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको समरूप आकृतियां कहते हैं। 5वें पॉइंट के अंदर अपने को 2 tan 30 और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान अपने को निकालना है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1 माइनस फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3 और ऊपर स्क्वायर है इसके, 2 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा 2/√3, 1 का 1 रखा, 1 बटे में जो √3 है इसका अगर अपने वर्ग करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, बटे में 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, ऊपर वाला तो सेम टू सेम ही रखना है, 1 और 3 का लघुत्तम 3, यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे इस तरीके से, 3 एक कम 3 और 1 आ जाएगा। उसके बाद 2/√3 तो ये सेम ही आ गया, और ये जो बटे में 3 था वो ऊपर गुणा में चला जाएगा, 3 में से 1 घटा के 2 इसके बटे में आ जाएगा अपने पास, 2 बटे में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद बचता है 3 बटे में √3 होता है, 3/√3, और इसको अपने लिख सकते हैं ऊपर नीचे गुणा करके √3 से, तो ये 3 का जब √3 से गुणा होगा तो 3√3 हो जाएगा और बटे में बनेगा 3, उस 3 से 3 कट के आंसर आ जाएगा √3, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6 जो पॉइंट है उसमें बोला है कि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो इसका अपने को मान बताना है। तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसको दो तरीके से अपने कर सकते थे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, एक तो ये जो तरीका कर रखा है इस तरीके से, एक हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर से ये वर्गमूल का निशान भी हट जाएगा, तो ये सीधा आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह अपने को दे रखा है 60, मतलब साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी √3/2 आ जाएगा। उसके बाद 7वां पॉइंट कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से कितनी दूरी होगी। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, तो ये 10 मीटर ऊंची कोई मीनार अपने को लेनी है, और उसके बाद एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण अपने को दे रखा है 30 डिग्री का। तो बिंदु की मीनार से दूरी, मतलब ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है। लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार होते हैं tan थीटा में, tan थीटा का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। लंब अपने को दे रखा है 10, आधार ज्ञात करना है। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, यानी कि 10 और बटे में x, यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10√3, ये क्या आ जाएगी, उस बिंदु से मीनार के आधार की दूरी। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई। तो इस तरीके से एक छड़ बनानी है और उसकी छाया की लंबाई आ जाएगी। तो छड़ की लंबाई अपने को दे रखी है 1 मीटर, उसकी छाया हो जाएगी √3। तो इस सूर्य का उन्नयन कोण अपने को बताना है, थीटा का मान अपने को बताना है। तो इसमें भी लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। लंब और आधार tan थीटा में होते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, tan थीटा का tan थीटा रखेंगे, और जो 1/√3 है, 1/√3 वो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद अगला पॉइंट में बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। तो 3 सेंटीमीटर का इस तरीके से एक पहले वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र अपने O नाम दे देंगे,
ओ से 5 सेंटीमीटर दूर, इससे कोई 5 सेंटीमीटर दूरी अपने बिंदु लेना था, 5 सेंटीमीटर, इसको पी बिंदु नाम दे देंगे। वृत्त पर पी बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची और उनका मापिए। तो इसको करने के लिए अपने पहले जो प्रकार है, प्रकार की नोक इस ओ बिंदु पे रख के इस लाइन के अनुसार आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल लेनी है। मान लो कि यहाँ तक प्रकार को खोल के एक चाप इस बिंदु पे यानी कि ओ बिंदु पे प्रकार की नोक रखनी है, पेंसिल से एक चाप इधर एक चाप इस तरफ, फिर उतनी ही प्रकार को रख के पी बिंदु पे प्रकार की नोक रखनी है, एक चाप इसको इस तरीके से काट देंगे, फिर डॉट डॉट करके ऐसे दोनों को सीधा करके ऐसे मिला देना, इन दोनों को यहाँ पे काटेगा। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रख के दोनों पे इस तरीके से एक वृत्त अपने को घुमा देना है जो इन दोनों बिंदुओं को टच करेगा। अब एक तो इसने यहाँ पे काटा, एक इसने यहाँ पे काटा, दोनों को इस तरीके से मिला देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखाओं की लंबाई। और इसको स्केल से माप कर अपने लिख देंगे कि AP का मान कितना है और BP का मान कितना है। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो इस तरीके से 5 सेंटीमीटर लंबा एक अपने को रेखाखंड, जिसको अपने A और B नाम दे सकते हैं, 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो एक इस तरीके से अपने रेखाखंड और खींचेंगे, एक एक सेंटीमीटर के 5 चाप काटने हैं, जिसको अपने A1, A2, A3, A4 और A5 नाम दे देंगे। लास्ट वाले को इसके साथ मिलाना है, प्रकार की नोक रखनी है A5 बिंदु पे, A5 पे एक चाप ऐसे काट देंगे। उसके बाद तीसरे बिंदु पे प्रकार की नोक रख के एक चाप काट देंगे। अब प्रकार की नोक यहाँ पे इसने काटा, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के इतना इसको प्रकार को खुला करना है और उतने ही प्रकार को खुली रख के इस तरीके से एक चाप काटना है और इसको बिल्कुल ऊपर सीधा ऐसे मिला देंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा। तो ये क्या आ जाएगा, अपना 2:3 के अंदर विभाजित हो जाएगी। फिर 11वें पॉइंट के अंदर, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। किसी वृत्त का त्रिज्यखंड है वो उस वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। मतलब इस तरीके से है। तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाला कोण का कोण क्या होगा, तो इस पर जो बनने वाला कोण है वो समकोण होगा, या उसको अपने 90 डिग्री लिख सकते हैं या फिर उसको समकोण लिख सकते हैं। 12वां पॉइंट है, अच्छी प्रकार से फेंटे की 52 पत्तों के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते का दहला होने की प्रायिकता क्या है, तो ताश में जो दहले होते हैं यानी कि जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 और कुल परिणाम हो जाएंगे 52। तो यहाँ पे आ जाएगा P, यानी कि P का मतलब प्रायिकता, तो दहला आने की प्रायिकता, दहला आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, 4 एकम 4 और 13 चौके 52। सूत्र लगा के इस तरीके से इसका उत्तर निकालना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है जिसके अंदर परिमेय संख्या 13/125 का अपने को प्रसार बताना है। तो 13/125 इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि यह P/Q के रूप का है, यह P/Q के रूप का है। उसके बाद यहाँ से P/Q बराबर 13 गुणा 1 और 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5, यह 2 की घात n 5 की घात m को संतुष्ट करता है। यह 2 की घात n 5 की घात m को संतुष्ट करता है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर 5वें प्रश्न के अंदर अपने को शून्य ज्ञात करने थे बहुपद के। तो इस तरीके से इसके अपने गुणनखंड करने हैं। x की जगह पे 2 आ जाएगा, इसमें से x कॉमन लेकर इसमें 2 कॉमन लेकर अपने इसको सॉल्व करना है। फिर x-3 और x-3 और ये बाहर वाला x+2 आ जाएगा। एक बार तो अपने x-3 बराबर 0 लेंगे, x-3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा, या x+2 बराबर 0, तो यहाँ से प्लस का 2 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2, तो ये x के 2 शून्य का आ जाएंगे, x के 2 उत्तर आ जाएंगे 3 या -2। फिर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाना है, मूलों की प्रकृति का। तो यहाँ से अपने को मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए विभक्ति कर d बराबर b² -4ac, b का मान दे रखा है 12, तो 12 क्या वर्ग हो जाएगा, -4 गुणा a का मान 4 और गुणा c का मान -9। 12 का वर्ग करेंगे 144, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 नहीं में 144।
तो इसमें से घटा देंगे 0, तो इसके जो दोनों का उत्तर क्या आ रहा है, b² माइनस 4ac का उत्तर 0 आ रहा है। अतः मूलों की जो प्रकृति है वो मूल दोनों मूल बराबर वास्तविक व बराबर होंगे। अतः दोनों मूल वास्तविक व बराबर होंगे। फिर बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 x2 2 करके ही 5 बटे 2 आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा अपना y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ से अपने y1 का मान 0, y2 का मान -3, 0 में से 3 घटा देंगे -3 बटे 2। तो इसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो 5 बटे 2 और माइनस के 3 बटे 2 आ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का जो कोण है वो 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये कह रहा है कि एक मीनार जो है, इस मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले मान लो कि इतनी थी छाया यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी x थी छाया, x मीटर, और उसके बाद जब सूर्य कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है तो उसकी जो छाया है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से अपने कोण दे रखे हैं और ये जो आगे छाया होगी ये 40 मीटर। इसको अपने ए बी सी नाम दे देंगे, ए बी और सी, और ये आ जाएगा डी। तो पहले त्रिभुज ए बी सी को सॉल्व करना है। पहले त्रिभुज ए बी सी को अगर अपने हल करते हैं तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, जिसको अपने एच नाम से मान सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई एच है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में इसमें 10 लगाना है, 10 60 डिग्री बराबर लंब एच है और बटे में आधार एक्स। 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर में एच बटे एक्स। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से अपने पास एच बराबर आ जाएगा √3x, एच बराबर √3x आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा जो पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और डी में, इसके अंदर भी 10 30 लगाना है, 10 30 डिग्री बराबर लंब तो एच है और बटे में जो आधार हो जाएगा वो आधार बी से लेके डी तक पूरा हो जाएगा। बी से डी पूरा मतलब x प्लस 40, तो इसके बटे में यहाँ पे लिखा जाएगा x प्लस 40, यानी कि h के बटे में x प्लस 40 है। 10 30 का मान होता है 1 बटे में √3, ये बाद में बराबर में आ जाएगा h बटे में x प्लस 40। यहाँ से अगर अपने तिरछा गुणा करें इन दोनों का तो तिरछा गुणा करने के बाद अपने पास आ जाएगा h √3 और बराबर में x प्लस 40, h √3 बराबर x प्लस 40। ये जो h का मान √3x निकाला वो अपने इस h की जगह पे रख देते हैं। h बराबर √3x h की जगह पे रखेंगे तो h की जगह पे √3x रखा तो यहाँ पे आ जाएगा √3x और साथ में इसके √3 आ जाएगा बराबर में x प्लस 40। और √3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 3x और बराबर में x प्लस 40। अब प्लस का x इधर लेके जाएंगे तो ये -x हो जाएगा, 3x में से x घटा देंगे 2x बराबर 40, 2 इसके बटे में आएगा तो x बराबर आ जाएगा 20। तो x का मान तो अपने पास आ जाएगा 20। अब ये x का मान इसके अंदर रख देना है, यानी कि h बराबर √3x के अंदर अपने क्या रखना है, h बराबर अपने पास है √3x और h बराबर √3 और x की जगह पे अपने पास आ जाएगा 20। x का जो मान है वो तो 20 है और √3 का √3, तो ये मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 20√3। तो ये सब मीनार की ऊंचाई है। इसके बाद अपने को अगला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के माप वाले एक सम बाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हैं।
तो सबसे पहले एक अपने को समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं 6 सेंटीमीटर की। तो एक अपने इस तरीके से 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेंगे और उसके बाद 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के एक इस तरीके से चाप काटना है और एक फिर से चाप काट के ऐसे 6 सेंटीमीटर के क्या बना लेंगे अपने समबाहु त्रिभुज की रचना। और उसके बाद एक नीचे की तरफ लाइन खींचनी है न्यून कोण बनाते हुए और इसमें अपने टोटल 2 और 3 5 जो चाप हैं वो 1 सेंटीमीटर के 5 चाप यहाँ पे काट लेंगे। और लास्ट वाला जो अपना है लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मिलान कर देना है। फिर यहाँ पे चाप काटना है। उसके बाद फिर 3 नंबर बिंदु पे रख के चाप काटेंगे। फिर इस दोनों को खोल इतनी चाप प्रकार को खोल कर यहाँ से यहाँ तक चाप काटना है और लास्ट वाले को इसके साथ मिला देंगे। और उसके बाद सेम प्रोसेस फिर यहाँ पे चाप काटोगे एक और उतना ही प्रकार खुली रखते हुए इस बिंदु पे रख के जो ऊपर आके मिला एक चाप यहाँ पे काटना है। उसके बाद ये प्रकार इतनी खोलकर यहाँ से यहाँ तक चाप काट के इस तरीके से मिला दोगे तो ये अपना जो रचना है वो हो जाएगी। चौथे सवाल में अगला सवाल में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए। तो एक दूसरे के समांतर स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए सबसे पहले एक अपने 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है और इस तरीके से एक व्यास लेते हुए इस बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहला बिंदु 60 का, फिर 90 का, 120 का और इसको सीधा मिला देंगे ऐसे। फिर इस बिंदु पे प्रकार रख के दूसरे सिरे पर इस पे भी पहले एक चाप काटेंगे 60, दूसरा काटेंगे 120, फिर दोनों के बीच में 90 का आ जाएगा और 90 का आने के बाद अपने पास इस तरीके से सीधी स्पर्श रेखाओं की रचना है वो कर देनी है जो कि एक दूसरे के समांतर हैं। 11वां प्रश्न है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो अपने को ये पता है एक प्रमेय कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो 2 त्रिभुज अपने यहाँ से ले सकते हैं, एक जैसे ABC ले लिया और एक अपने त्रिभुज DEF ले लिया। तो दोनों की प्रमेय लिख देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में इसकी मान लो भुजा BC और नीचे वाली की भुजा EF इसकी स्क्वायर के यानी कि भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर है तो इस ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल बराबर है। इन दोनों के क्षेत्रफल को अपने एक एक मान सकते हैं, एक एक सेंटीमीटर मान सकते हैं। दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा EF स्क्वायर आ जाएगा। दोनों की स्क्वायर हटाएंगे तो यह आ जाएगा BC और बराबर में EF। ये 2 भुजाएं बराबर आ जाएंगी। उसके बाद नीचे लिख देंगे कोण B बराबर, क्योंकि त्रिभुज समरूप है यहाँ बीच में लिख देना समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। तो भुजा नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। उसके बाद लिखना है भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या लिख देने हैं सर्वांग सम। 12वां प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान अपने रख देंगे 22/7 गुणा में आर का मान 7 गुणा 7, थीटा का मान आ जाएगा 60 और बटे में 360। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 36 कट जाएगा। ये 7 से 7, 22 को 7 से गुणा करें 22 7 है 154 और बटे में 6, ये इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद जो 13वां प्रश्न है वो एक नीचे अभी अपने पेज पे कर रखा है तो वहाँ पे इस प्रश्न को देखते हैं। 14वां भी उसी पेज पे कर रखा है। और इसके बाद जो 15वां प्रश्न, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए एक सारणी इसके साथ और बनेगी जिसके अंदर अपने fx लिखेंगे। fx में इन दोनों का गुणा 2 एकम 2, 2 चौके 8,
5 3 15, 4 चौके 16, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। एक तो इसका जोड़ करना है और एक इसका, यानी कि एक तो अपने सिग्मा एफ का मान निकालना है और एक सिग्मा एफ एक्स का। फिर दोनों का सूत्र लगाकर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसका उत्तर निकाल देना है। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे के अंदर 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं और एक इस डिब्बे में से एक कंचा ज़्यादा से निकाला है, जिसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा। तो लाल कंचे की जो प्रायिकता अपने पास आ जाएगी, अनुकूल परिणाम 8 और बटे में कुल परिणाम 13 और 2 हो जाएंगे 15। और हरा नहीं है तो हरे को छोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 8 और 5 13 बटे 15। ये हरा नहीं होने की प्रायिकता और ये लाल होने की प्रायिकता। खंड 6 के अंदर ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 6 से विभाज्य हों। तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है और इसके अपने क्या दे रखे हैं, 6 से विभाज्य अपने को दे रखे हैं। पहले इससे जो पहले वाले प्रश्न थे उनको अपने एक बार देख लेते हैं। 13वां प्रश्न था जिसमें शंकु के शिनक के बारे में अपने को दे रखा है कि शंकु के शिनक का एक ऊपरी सिरा है और एक नीचे वाला सिरा। इस तरीके से अपने इसको मान सकते हैं शंकु का शिनक। ये 2 सिरे हो जाएंगे। इन दोनों सिरों की अपने को परिधियां दे रखी हैं। एक सिरे की परिधि दे रखी है अपने को 18 और एक सिरे की परिधि अपने को दे रखी है 6। तो यहाँ से पहले वृत्तीय सिरे की परिधि बराबर 18 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई r1 बराबर 18। ये जो 2 पाई गुना में था वो इसके बटे में आ जाएगा। 18 में 2 का भाग देंगे 9 बटे पाई सेंटीमीटर। और इसी तरीके से फिर दूसरे वृत्तीय सिरे की परिधि अपने को दे रखी है 6। परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई r2 बराबर में 6। ये 2 पाई इसके बटे में चला जाएगा तो r2 का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 3 बटे पाई। इसके बाद शिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल होता है पाई l r1 प्लस r2। इसका क्या हो जाएगा, शिनक का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। इसमें सूत्र में अपने मान रख देंगे, पाई का पाई, त्रिक ऊंचाई दे रखी है 4 और उसके बाद r1 का मान निकाला, ये r2 का मान, पाई और पाई का लघुत्तम पाई आ जाएगा। ये पाई से ये पाई कट जाएगा। उसके बाद 4 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर 14वें प्रश्न के अंदर घन का आयतन अपने को दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन की भुजा की क्यूब होता है सूत्र, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3 बराबर 64। घात 3 हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा घनमूल का निशान और 64 का घनमूल अपने पास होता है 4। तो मतलब इस तरीके से अगर 2 घन आपस में जुड़े हुए हैं तो इसकी भुजा 4 और इसकी भुजा 4, तो ये पूरे घनाभ की लंबाई हो जाएगी 8, ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो 4-4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। उस ठोस की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो अपना 17वां प्रश्न था जिसमें बोला था कि 40 धनात्मक पूर्णांक जो 6 से विभाज्य होंगे, तो 6 से भाग जिसमें जाता है, जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक 6 हो जाएगा, फिर 12 18 24 ऐसे करते करते 40 पदों तक। तो ए का मान 6, डी का मान भी 6, एन का मान भी 40। इसमें एस एन वाला सूत्र लगाकर इसको आगे अपने सॉल्व कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कि एन की जगह अपने को दे रखा है 40 बटे में 2, 2 गुना ए का मान 6, एन का मान 40 माइनस 1 और डी का मान भी 6 है। ये 40 में 2 का भाग देंगे 20, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 40 में से 1 घटा देंगे 39 और गुना में 6। पहले 39 को 6 से गुना करना है, जो आंसर आएगा उसको 12 में प्लस कर देंगे और इन दोनों को प्लस करने पर जो उत्तर आएगा उसको 20 से गुना कर देंगे तो एस एन का मान है वो ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद 18वें प्रश्न के अंदर अपने को माध्यक ज्ञात करना था इसका कि माध्यक कितना होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले अपने को सी एफ का मान निकालना है कि इसका सी एफ, तो सी एफ 4 का 4 आ जाएगा।
28 और 4 32, 32 और 42 74, 74 और 20 94, 94 और 6 100। तो n/2 बराबर 100/2 50, 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता जो कि 74 है, 50 से ठीक अधिक 74। 74 के संगत पद का मान f बराबर आ जाएगा 42, l बराबर आ जाएगा 20 और अंतराल हो जाएगा इसका 10। माध्य ज्ञात करना है तो ये माध्य ज्ञात करने का अपने पास आ जाएगा सूत्र। इसमें l की जगह रखना है 20 प्लस n/2 का मान 50 माइनस CF का मान 32 बटे में f का मान आ जाएगा 42 और गुणा में h का मान आ जाएगा 10। तो ये 20 का 20, 52 में से 32 घटा देंगे तो अपने पास बचते हैं 18 गुणा में 10 और बटे में 42। अब 18 को 10 से गुणा करके 42 का भाग देंगे और 20 में जोड़ने पर अपना क्या आ जाएगा, CF का मान ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद एक अपना प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जो कि 18 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर अपने को इसके कुछ निर्देशांक है वो अपने को दे रखे हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र था अपने पास कि 1/2 x1 y2 माइनस y3। इसके बाद अपने पास आ जाएगा x2 और y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। इसमें मान रख देंगे 1/2 x1 का मान 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद y2 है तो y2 का मान अपने पास आ जाएगा 0 माइनस y3 का मान माइनस के 4 है तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। इसके बाद x2 का मान माइनस का 1 है तो ये माइनस 1, y3 का मान माइनस के 4, माइनस y1 का मान है 3 और x3 का मान 2, y1 का मान 3 और माइनस y2 का मान 0। अब इसको सॉल्व कर देना है। 0 और 4 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 और गुणा में 4 माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7 प्लस और 3 में से 0 घटा देंगे 3 और इसके आगे 1/2। अब इसका गुणा करके 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, तो 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21/2 इसका क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। इसके बाद अपना जो 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न को अपने देखें किस तरीके से करना था। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। 20वें प्रश्न में दे रखा था कि केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर 2 OPQ है। तो इसको इस तरीके से, पहले अपने को पता है कि 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो PT बराबर हो जाएगा TQ। अतः जो त्रिभुज PQT है समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, PT बराबर TQ। तो इसके जो 2 कोण हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर कोण P बराबर कोण Q, कोण P बराबर कोण Q बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण P और कोण Q को अपने कोण 1 और कोण 2 मान लिए कि ये 1 है और ये 2 है, तो मतलब ये कि कोण 1 बराबर है कोण 2। अब ये जो त्रिभुज अपने पास इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे अपना कोण 1 है, यहाँ पे कोण 2 है और यहाँ पे अपना T है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 और कोण दोनों बराबर हैं, इसलिए कोण 2 की जगह पे कोण 1 रख देंगे, प्लस में कोण T बराबर 180 डिग्री। कोण 1 और कोण 1 कोण 2 बराबर 180 और प्लस का T इधर आके माइनस का T हो जाएगा। और ये जो 2 गुना में था वो 2 गुना इसके बटे में आ जाएंगे। बटे में आने से अपने पास कोण 1 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस T/2। उसके बाद अपने को ये भी पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है इसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण OP और जो OPT जो है अपना कोण OPT ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको अपने लिख सकते हैं कोण, यानी कि जो ये OPT पूरा कोण है इसको 2 हिस्सों में लिखा जा सकता है।
एक तो आ जाएगा अपना कौन ओ पी क्यू और प्लस में कौन एक बराबर में 90 डिग्री। और जो कौन एक का मान अपने निकाला है वो इसमें रख देते हैं। कौन एक का मान जो अपने इसमें निकाला, तो ये जो बात मैंने ऊपर लिखी ओ पी टी बराबर 90 डिग्री, और ओ पी टी की जगह ओ पी क्यू प्लस एक बराबर 90 डिग्री। ओ पी क्यू और कौन एक का ये मान जो अपने अभी ऊपर निकाला था वो रख दिया यहाँ पे बराबर में 90। ये 90 से ये 90 कट जाएगा, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी कौन टी बटे 2 बराबर ओ पी क्यू, और ये जो बटे वाला है वो उसके गुणा में चला जाएगा 2 ओ पी क्यू, और टी की जगह पे लिखा जा सकता है कौन पी टी क्यू। ये अपने को सिद्ध करना था। इसके बाद नेक्स्ट जो 21 नंबर प्रश्न है अपना, तो 21 नंबर प्रश्न के अंदर अपने को ग्राफी विधि से हल करना है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल अपने ग्राफी विधि से हल करने के लिए दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14। तो पहले अगर अपने समीकरण एक को हल करते तो ये बनती 14 माइनस वाई। यहाँ पे कुछ भी y के मान अपने y का मान 1 रखते तो x का मान 13, y का मान 2 रखने पर 12 और 3 रखने पर 11। और इस समीकरण को अगर अपने हल करते हैं तो ये हो जाएगी x बराबर 4 प्लस वाई। यहाँ पे y के मान 1 2 3 रखने पर x के जो मान है वो 5 6 7 इस तरीके से आ जाते, और उसको बाद में ग्राफ के ऊपर शो करना है। फिर 22 नंबर प्रश्न के अंदर 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए को सॉल्व करना है। इसके अथवा में था वो लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 अधिक है, तो इसकी जो द्विघात समीकरण बनेगी, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y, x प्लस वाई बराबर 10 आ जाता और x माइनस वाई बराबर 2 आ जाता। तो यहाँ से एक तो बनती x प्लस वाई बराबर 10 और एक बनती है x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को हल करके इसको अभी ग्राफ के ऊपर शो करना था। फिर 22वें प्रश्न के अंदर 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए है, तो इसके साथ अपने इसके संयुग्मी से गुणा करते 1 माइनस कोस ए और बटे के अंदर भी 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस को 1 माइनस कोस से गुणा किया जाएगा तो 1 माइनस कोस की ये बन जाएगी होल स्क्वायर, और बटे में a प्लस बी और a माइनस बी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस a माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला सेम ही रहेगा 1 माइनस कोस a की स्क्वायर, और बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर है ये होता है साइन स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल। दोनों के ऊपर से स्क्वायर वर्गमूल का निशान हटाएंगे तो जो स्क्वायर है वो भी हट जाएगी, तो इसलिए 1 माइनस कोस और बटे में आ जाएगा साइन a। अब 1 बटे में साइन अलग करना है, 1 के बटे में साइन अलग, और प्लस में माइनस में कोस और बटे में साइन। अब 1 बटे साइन है वो तो होता है कोसेक, तो इसको लिख देंगे कोसेक। 1 बटे जो साइन है वो हो जाएगा कोसेक ए, और माइनस कोस बटे साइन है वो होता है कोट ए, तो ये इसका सिद्ध हो जाएगा। इसके अथवा के अंदर अपने को जो दे रखा है, तो अथवा के अंदर सिद्ध करने के लिए अपने को ये दे रखा है, इन दोनों की पहले अपने होल स्क्वायर निकालेंगे। तो होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab अपने इसको निकालना है। तो इसकी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और उसके बाद फिर ऐसे नीचे दूसरे का भी कोस स्क्वायर ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, और प्लस में 2 कोस ए सेक ए, और यहाँ से साइन स्क्वायर और जो कोस स्क्वायर है उसका मान होता है 1। यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 2 साइन का 2 साइन लिखना है, और कोसेक है उसको लिखा जाएगा 1 बटे में साइन, ये साइन से साइन कट जाएगा, प्लस में सेक स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये जो 2 कोसेक ए है 2 कोस ए, और जो सेक ए है कोस का कोस, और सेक को लिखा जाएगा 1 बटे में कोस, ये कोस से ये कोस कट जाएगा। बाकी संख्याओं को जोड़ेंगे सभी को तो बनता है 7,
और प्लस में tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर इसका सिद्ध हो जाता है। इसके बाद अगला जो है प्रश्न है अपना 23वां, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबारता वो 44 है, F1, ये F0, ये F2, ये L हो जाएगा 40 और H अंतराल जो है इसमें वो 15 का अंतराल है, तो H बराबर हो जाएगा 15। उसके बाद बहुलक का सूत्र लगाकर जो F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 F2 वो सूत्र लगा के इसको सॉल्व करना था। और जो इसके अथवा के अंदर वो माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले इसके अंदर अपने को जो x का मान है वो निकालना है। तो x निकलता है, यहाँ पे आ जाता 10, 0 और 10 के 20 के बीच में, यहाँ पे आ जाता 30, फिर यहाँ पे आता 50, फिर यहाँ पे आ जाता अपना 70 और यहाँ पे आ जाता 90। ये x का मान था। उसके बाद fx यानी कि fx 60 हो जाता, फिर 300 और फिर 13 पंजे 65 यानी कि 650, 70 और 9 चौके 36 यानी कि 360। एक तो अपने को सिग्मा fx इसका जोड़ करना था और एक सिग्मा f इसका जोड़, और उसके बाद सूत्र लगाकर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो इससे अपना जो समांतर माध्य है वो ज्ञात हो जाता। ये था अपना कक्षा 10 विषय गणित का पूरा पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो, समझ में आए हो सभी सवाल, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।